वीडियो के पहले भाग के लिए ऊपर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाए। कहानी में आगे। फिर अन्ना मारनी को अपनी कहानी बताने को कहती है। मारनी बताती है कि एक अरसा बीत गया उसे अपने पिताजी के साथ वक्त बिताए हुए। आजकल उसके मम्मी पापा बहुत कम ही घर पे आते हैं। माँ घूमती रहती है और काम की वजह से पापा साल में सिर्फ 2 ही बार घर आ पाते हैं। घर में उसकी नैनी और जुड़वा नौकरानियां ही रहती हैं। जब भी वो गपशप में लगे रहते हैं तब मारनी रफू चक्कर हो जाती है। झील किनारे घूमती है, नाचती है, गाती है, अपने आप को एक तरह से आज़ाद महसूस करती है। पर जब उसके माता पिता घर आते हैं तो अक्सर पार्टी होती है। बहुत लोग आते हैं, उसे नया ड्रेस पहनने को मिलता है, डांस करने को मिलता है और तब उसे लगता है कि वो इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है। फिर वो अन्ना से पूछती है, क्या तुम ऐसे ही हमेशा मेरी दोस्त बनी रहोगी? जिस पर अन्ना हामी भरती है कि वो हमेशा उसकी दोस्त रहेगी। मारनी आगे बताती है कि कैसे उसकी नैनी हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार करती है। उसे खींच कर ले जाती है कमरे में, जोर जोर से कंघी करती है, पर किसी को नहीं लगता कि नैनी उसके साथ बुरा कर रही है। मारनी को इन सब से बहुत दुख होता है, इतना कि उसे रोने का मन करता है। नौकरानियां भी उसे बहुत डराती है, कहती है कि नटखट बच्चों को साइलो यानी भंडारण गृह में बंद कर दिया जाता है, जहां भूत आकर उनकी आत्मा निकाल कर ले जाते हैं। अन्ना पूछती है कि क्या वो पहाड़ वाले साइलो की बात कर रही है? जिस पर मारनी बोलती है कि हाँ, एक बार तो वो 2 नौकरानियां उसे जबरदस्ती वहां खींच कर ले जा रही थी डराने के लिए। पर तभी मौसम बहुत अंधेरा हो गया और जोरदार बिजली कड़की और डर के मारे वो उसे बिना बंद किए ही वापस भाग आए। वो सब बर्दाश्त कर सकती है पर उसे उस साइलो से बहुत डर लगता है। ये सुनकर अन्ना को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? भगवान करे कि उसकी नैनी और नौकरानियों पर बिजली गिर जाए। इस पर मारनी पूछती है कि क्या उसे किसी ने आज तक ऐसे नहीं डराया? अन्ना ना कहती है कि जानबूझकर कभी किसी ने उसके साथ ऐसा नहीं किया। इस पर मारनी बोलती है कि अन्ना कितनी खुशकिस्मत है, काश कि वो उसकी जगह होती। अन्ना मारनी को गले लगा लेती है और कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, सबसे ज्यादा। फिर अन्ना मारनी को साइलो चलने को कहती है क्योंकि वो मारनी की मदद करना चाहती है। उसे बताना चाहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि नौकरानियों ने उससे कहा है। साइलो की ओर बढ़ते बढ़ते कुछ अजीब घटता है। जब अन्ना मारनी से पूछती है कि क्या वो ठीक महसूस कर रही है तो जवाब में मारनी कहती है कि वो ठीक महसूस कर रही है क्योंकि उसे विश्वास है कि उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि काजुहिको उसके साथ है। ये सुनकर अन्ना चौंक जाती है और मारनी उसका हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ती चली जाती है। तभी उसे सायाको की आवाज़ सुनाई देती है। अन्ना उसकी तरफ मुड़कर देखती है और हैरान हो जाती है। फिर वो वापस मारनी की तरफ देखती है तो वहाँ उसे नहीं दिखाई देती। सायाको अन्ना को बताती है कि उसे डायरी के फटे हुए पन्ने मिल गए हैं और अपने घर पर बुलाती है। पर हैरान परेशान अन्ना उसे टाल देती है और मारनी की तरफ साइलो की ओर बढ़ जाती है। साइलो पहुंचने पर उसे ऊपर से मारनी की आवाज़ सुनाई देती है। वो दौड़ते हुए ऊपर जाती है और कहती है कि तुमने तो तब अकेले अकेले आगे बढ़कर मुझे डरा ही दिया था। अन्ना को देखकर मारनी उसे गले लगा लेती है और कहती है, काजुहिको, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने अभी अभी नीचे किसी की आवाज़ सुनी। इस पर अन्ना मारनी को संभलने को कहती है और बोलती है कि वो अन्ना है, काजुहिको नहीं। अन्ना और मारनी नीचे जाने का प्रयास करते हैं पर तभी तेज हवा और बारिश शुरू हो जाती है और वो ऊपर ही रुक जाते हैं। सीढ़ियों में आसपास बैठ जाते हैं जहां बैठे बैठे अन्ना को नींद लग जाती है। अन्ना जब उठती है तो उसे मारनी कहीं नहीं दिखाई देती। वो नीचे उतरकर बाहर जाती है और तेज बारिश में ही मारनी का नाम चिल्लाते हुए दौड़ते हुए उसके घर की तरफ जाती है। भागते भागते वो रोती रहती है और सोचती है कि तुम भी मुझको अकेला छोड़कर चली गई मारनी। उसकी पुरानी दर्द भरी यादें उभर कर सामने आने लगती हैं। इतने में वो पैर फंस कर गिर जाती है। इधर सायाको मारनी के डायरी के पन्नों को पढ़ती है। उसमें काजुहिको और साइलो का जिक्र रहता है।
तभी उसे याद आता है कि अन्ना तो साइलो की ओर जा रही थी। वो तुरंत अपने भाई के साथ अन्ना को खोजने जाती है कि कहीं इस मौसम में उसे कुछ हुआ तो नहीं। रास्ते में अन्ना उन्हें बेहोश पड़ी हुई मिलती है। वो उसे उसके घर ले जाते हैं। अन्ना को बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है। वो नींद में ही कराहने लगती है। वो नींद में ही खुद को मारनी के घर के सामने पाती है। उसे खिड़की में मारनी दिखाई देती है। वो मारनी से पूछती है कि वो क्यों उसे छोड़कर चली आई, क्यों उसने ऐसा धोखा दिया। जिस पर मारनी अन्ना से माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो उसे अकेला छोड़कर नहीं आना चाहती थी, पर उस वक्त अन्ना वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी। अन्ना आश्चर्य जताती है। मारनी आगे कहती है कि वो यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। अब समय आ गया है कि वो उसे अलविदा कहे, लेकिन उसके पहले वो चाहती है कि अन्ना उसे माफ़ कर दे। अन्ना के आंसू निकल जाते हैं। वो कहती है कि हाँ, उसने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। वो उसे कभी नहीं भूलेगी। अगली सुबह साया को अन्ना से मिलने उसके घर जाती है। वो डायरी के घुमे हुए पन्ने दिखाती है और मारनी के घर का एक पेंटिंग दिखाती है जिसमें पीछे लिखा रहता है, टू मारनी फ्रॉम हिसाको। हिसाको वही है जो झील के किनारे पेंटिंग करने आई थी। अन्ना और साया को हिसाको के पास जाते हैं और उसे डायरी और पेंटिंग दिखाते हैं और मारनी के बारे में पूछते हैं। हिसाको उन्हें बताती है कि मारनी उसके बचपन की दोस्त थी। उसके घर खेलने जाती थी वो। मारनी हमेशा मम्मी पापा की तारीफ करती थी, पर असल में वो बहुत अकेली थी। और तो और उसकी नैनी और नौकरानियां भी उससे बहुत बुरा व्यवहार करते थे। जब वो बड़ी हुई तब वो सोप्पारो शहर चली गई और काजुहिको से शादी कर ली। 2 साल बाद उन्हें एक लड़की हुई, एमिली। इसके बाद जब हिसाको की मारनी से मुलाकात हुई तब उसे पता चला कि किसी बीमारी के चलते काजुहिको का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। इस घटना ने मारनी को पूरा झकझोर दिया था, इतना कि उसे सैनेटोरियम तक जाना पड़ा। मारनी के माता पिता तब मर चुके थे, इसलिए मारनी ने अपनी बेटी एमिली को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था। 13 साल की उम्र में एमिली जब वापस घर लौटी तब वो बहुत मनमौजी हो चुकी थी। वो जानते हुए कि मारनी बीमार थी, फिर भी एमिली उससे नफरत करती थी क्योंकि मारनी ने इतने साल उसे खुद से दूर रखा। उनके बीच की दूरियां कभी कम नहीं हुई। फिर एक दिन एमिली घर छोड़कर चली गई। उसने शादी कर ली। वो गर्भवती हो गई थी। एक दिन एमिली और उसके पति की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। मारनी उनके बच्चों को अपने पास ले आती है और वो निश्चय करती है कि वो इस बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। पर एमिली की मौत से वो कभी उबर ही नहीं पाई और अगले ही साल चल बसी। इस बात को 10 साल हो गए हैं। हिसाको आगे कहती है कि मारनी को अपने घर से बहुत प्यार था। मारनी अपने जीवन में बहुत अकेली थी, पर उसने अपनी जिंदगी को हमेशा मुस्कुराते हुए जिया। अन्ना और सायाको के आंखों से आंसू निकल आते हैं। फिर कुछ दिनों बाद योरिको अन्ना को वापस ले जाने आती है। योरिको अन्ना को अकेले पाकर बताती है कि सरकार उन्हें हर महीने अन्ना का खर्च उठाने के लिए पैसा देती है। योरिको आगे बोलती है कि उन्हें ये पैसा मिले ना मिले, अन्ना के लिए उनके प्यार कभी कम नहीं होगा। अन्ना बोलती है कि उसे ये बात पहले से ही पता है और उसे खुशी है कि उन्होंने उसे ये बात खुद बताई। योरिको अन्ना को गले लगा लेती है। योरिको अन्ना को बताती है कि यहाँ आने से पहले उन्होंने अन्ना का पुराना एल्बम खोलकर देखा और उन्हें एक फ़ोटो मिला। ये फ़ोटो अन्ना अनाथ आश्रम से अपने साथ लाई थी और वो हमेशा अपने पास रखती थी। ये फ़ोटो मारनी के बंगले का था। योरिको आगे बोलती है कि अनाथ आश्रम वालों ने उन्हें बताया था कि ये घर अन्ना की दादी का था। अन्ना जब फ़ोटो को पलटा कर देखती है तो उसमें लिखा रहता है, मेरा प्यारा घर मारनी। अन्ना को समझ आ जाता है कि मारनी ही उसकी दादी थी। उसके आंखों से अनायास ही आंसू बहने लगते हैं। उसे सब याद आने लगता है कि कैसे उसकी दादी अपनी बचपन की कहानियाँ उसे सुनाया करती थी। कहीं न कहीं ये कहानियाँ उसके जहन में बस गई थी। घर लौटते हुए अन्ना हिसाको से मिलते हुए जाती है और यूरिको से मिलवाते हुए बोलती है
ये मेरी मम्मी है। वो आगे कहती है कि आपको बताने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है, मैं आपको पत्र लिखकर भेजूंगी। फिर जाते जाते वो नाव में बैठे सायाको और तोइची को हाथ हिलाकर बाय करती है। तभी उसकी नज़र उस घर पर पड़ती है और एक पल उसे लगता है जैसे मार्नी भी वहां से उसे हाथ हिलाकर बाय कर रही हो। अन्ना के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। सो ये थी व्हेन मार्नी वॉज देयर की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को एक थम्स अप दें। थैंक यू वेरी मच।